what can potentially go wrong, let's actually make something go wrong. So इस lecture के अंदर हम कुछ actual vulnerabilities को देखेंगे and we'll actually see कि at least with two main examples कि किस तरह से हम ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को करप्ट कर सकता हो, उसको फेल करवा सकता हो, उसमें ऐसी जगहों पे डेटा राइट कर सकता हो जहाँ पे नहीं राइट होना चाहिए, और सिमिलरली ऐसा कोड एग्जीक्यूट कर सकता हो जो हम खुद एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो. सो यहाँ तक हम इस मामले को पहुँचाएंगे इस वनरेबिलिटी के इस लेक्चर के अंदर. सो लेट्स बिगिन. ऑल राइट जी, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और पहले ये देखें कि ये जो मासूम सा प्रोग्राम है क्या इसमें आपको कोई वनरेबिलिटी नज़र आ रही है. सो यू हैव अ स्ट्रक्ट दैट यू हैव डिफाइंड हियर, और स्ट्रक्ट के अंदर एक इंटीजर एरे है ए के नाम की जिसमें दो इसका साइज 2 है, सो यानी इंडेक्स नंबर 0 एंड इंडेक्स नंबर 1. एंड देन यू हैव अ डबल डी, एंड देन यू हैव इसके नाम का आपने ये डिफाइन कर दिया स्ट्रक्ट अंडरस्कोर टी के नाम का. And then you define a variable with that name, and now using that variable you put 3.14 in this double, and then you put a value. So basically you have this function fun जिसके अंदर आप ये i पास कर रहे हैं और आप इस a में i की पोजीशन के ऊपर जाकर ये नंबर स्टोर कर रहे हैं. ठीक है. And then you're returning, this is also important, then you're returning the value of the double. So now what I want you to do is कि maybe pause the video and figure out for yourself कि इस पूरे प्रोग्राम में आपको क्या कोई vulnerability नज़र आ रही है और वो vulnerability कहाँ पर है. So I hope कि आपने pause किया और I hope कि आपने सोचा और I hope कि आपको नज़र आ गया होगा कि वो vulnerability यहाँ और यहाँ है. So now what's the vulnerability? The vulnerability, the problem is that C के अंदर या C++ के अंदर एरेज की बाउंड चेकिंग नहीं होती. याद है कि हमने एक बड़ी तफसील से उस वक्त देखा था जब हम एरेज को पढ़ रहे थे. मीनिंग कि i की वैल्यू, क्योंकि हमारे जो एरे है उसका साइज 2 है, i की जो लीगल वैल्यूज हैं वो 0 और 1 है. अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आए तो वो लीगल नहीं है. लेकिन क्या कोई रोकेगा इसको? क्या अगर आप यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 पास करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा? सो फन 2, फन 3, फन 4, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि आप इस AI के थ्रू किसी ऐसी मेमोरी को एक्सेस करें जिसको आपको रीड करना या राइट करना अलाउड नहीं था, एक्सेस अलाउड नहीं थी. उस वक्त प्रॉब्लम आएगा, उस वक्त सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा. So now let's see the kind of harm that this can do. So let's call this function with different values, और हमेशा जो हम चीज़ प्रिंट आउट कर रहे होंगे वो हम प्रिंट आउट कर रहे होंगे इस डबल की वैल्यू. और ये जहन में रखें कि ये डबल प्लेस कहाँ हुआ हुआ है, इस एरे के फौरन बाद प्लेस हुआ हुआ है. So इस fun function के अंदर आप जाकर you're essentially just writing this number into the ith index of the array, meaning कि ये 4 bytes को impact करेगा, और ये double जो कि 8 bytes का है ये उसके फौरन बाद पड़ा हुआ है. तो let's see what happens. First of all we call this using fun0. So हमारा जो double return हो रहा है वो as expected है, 3.14 आ रहा है, कोई मसला नहीं. Then we do a fun1, no problem, बिल्कुल सही है, आपके डबल को कुछ नहीं हुआ, यानी वो इस एरे के अंदर ही लिख रहा है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दूँ तो जिस तरह ये पड़ा हुआ है, दिस इज़ योर A0, दिस इज़ योर A1, एंड दिस इज़, these are the 2 bytes for your double. So this is your D here, and this is your A0, and this is your A1, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 4 bytes यहाँ पर हैं और ये 4 bytes यहाँ पर हैं, और ये दोनों मिलाकर जो हैं ये 8 बाइट्स. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने इस तरह कर दिया, मैं पूरी की पूरी मेमोरी नहीं बना रहा, मैंने सिर्फ यूँ बना दिया. सो जो फन 0 है वो खाली जिस एरिया को इम्पैक्ट कर रहा है वो खाली ये वाला एरिया है. सो फन 0 यहाँ लिख रहा है, एंड देन फन 1 जो है वो यहाँ लिख रहा है. बट व्हाट वुड हैपन इफ आई कॉल दिस यूजिंग 2? what would happen when I do fun2? And you can see कि when it will be called using fun2, it will start overwriting this area, मीनिंग कि ये डबल करप्ट हो जाएगा. बिकॉज अब ये तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये सीधा सीधा तो स्टोर हुआ नहीं है, तो लिहाजा इट्स जस्ट गोइंग टू करप्ट, fun2 इज जस्ट गोइंग टू करप्ट this area. So let me actually write this here. So this is your fun0, and this is your fun1, and this is your fun2 जहाँ वो write करेगा. And let's see, when you access your fun2, instead of returning 3.
1 4, it returns 3.13999 and something, which clearly indicates कि इसने इस डबल को करप्ट किया है, इसने इसकी वैल्यू चेंज की है, यानी इसकी प्रिसीजन खराब हो गई है. सो इसका जो होल नंबर पार्ट है उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी प्रिसीजन खराब होना शुरू हो गई. Can you guess what would happen when it will access the whole thing using fun3? So तब जो access होगी basically वो इस area में होगी. And let me just write fun3 here. And this is what you get when you call it using fun3. So clearly आपकी array out of bounds जा चुकी है, और क्योंकि आप अपने ही ऑब्जेक्ट के एरिया के अंदर फिर रहे हैं, अपनी वेरिएबल में फिर रहे हैं, तो आपको कोई रोक नहीं रहा. खामोशी के साथ आपका जो प्रोग्राम है वो अपने बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को करप्ट किए चला जा रहा है. अब यहीं रुकें ज़रा एक सेकंड के लिए, अपने आप को ज़रा इसकी रिपरकशंस पे वो करें, समझने की कोशिश करें. फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो डबल डी है इसकी वैल्यू किसी क्रिटिकल जगह यूज़ हो रही होती. फॉर एग्जाम्पल दिस डबल डी वुड हैव बीन द टेम्परेचर जिसके ऊपर मैंने जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑफ करना है, या ये वो हाइट है जिसके ऊपर जाकर मैंने जो है वो इंजन्स को स्लो कर देना है, या मिसाल के तौर पर ये वो वाटर लेवल है जिसके ऊपर मैंने पंप को बंद कर देना है जो टैंक को फिल कर रहा है. एंड नाउ यू हैव करप्टेड दैट just using the array out of bounds. You have corrupted that. अच्छा जनाब. And once you reach fun4, अब ये आगे निकल गया, अब ये आपके डबल से आगे निकल गया. अब क्लियरली यू कैन सी कि क्योंकि आपका डबल तो खाली इस जगह पड़ा हुआ था, तो कोई वहां से भी आगे जा चुका है. अब ये इस मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, विच इज क्लियरली आउटसाइड ऑफ योर वेरिएबल. लेकिन अभी तक वो आपके अपने स्टैक के एरिया के अंदर है या आपके अपने डेटा के एरिया के अंदर है, तो लिहाजा कोई मसला नहीं आ रहा. एंड देन यू कॉल इट यूजिंग fun6. सो 5 किया, कोई मसला नहीं आया, लेकिन 6 पर जाने के बाद इट रीचेज फाइनली अ प्लेस. और दिस इज ऑब्वियसली द रिजल्ट इज सिस्टम स्पेसिफिक, कि कहाँ पर जाकर पहली दफ़ा सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा. हो सकता है कि आप इसके बाद fun20 तक भी चले जाएं, कोई सेगमेंटेशन फॉल्ट ना आए, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी मेमोरी में चीज़ें किस तरह से पड़ी हुई हैं और इससे आगे और वेरिएबल्स उसने क्या रखे हुए हैं. तो अगर उसके आगे 10 वेरिएबल और पड़े हुए हैं, तो उन सबको ही आपके वेरिएबल्स को ख़राब करेगा और फिर जाकर आपको पहली दफ़ा एरर देगा. तो नाउ यू कैन try to understand कि किस तरह से different vulnerabilities आपके प्रोग्राम में होती हैं, and this array out of bound is a big reason for those vulnerabilities. ठीक है, ये उसी चीज़ की डिटेल है जो मैं आपको पीछे दिखा आया हूँ. या स्लाइड को सिर्फ समझने के लिए एक नज़र इसको देख लीजिए कि ये बेसिकली वही आपकी मेमोरी बनी हुई है. एंड दिस इज़ योर A0 एंड A1 एंड दिस इज़ योर डबल. इन्होंने भी उसी तरह से 4 बाइट की बनाई हुई है. एंड ये दो हैं जिनका हमें नहीं पता यहाँ सिस्टम ने क्या रखा हुआ है, और ये इत्तेफाक से वो एरिया था जिसे आप रीड राइट नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर यू गेट अ सेगमेंटेशन फॉल्ट. So the main problem with this whole program was that there was no bound checking implemented for your array. अच्छा, by the way, C++ की arrays में और C की arrays में bound checking तो है नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं? You can simply write an if and you can define a length. आप अपने array के ऊपर एक struct बनाकर या एक object बनाकर, एक class बनाकर उसकी length रख सकते हैं. You can simply check कि I जो है क्या वो छोटा और equal है उन bounds के या length के जो कि आपने डिफाइन की हुई है फॉर योर एरे. सो यू कैन मेक योर एरेज सेफ. लेकिन ये खैर जब आगे जाकर मौका आएगा तो वहाँ डिस्कस करेंगे. ये मैं सिर्फ आपको अभी पैचिंग का एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि वनरेबिलिटीज़ होती हैं वो पैच भी की जा सकती हैं. सी ने क्यों नहीं की, C++ ने क्यों नहीं की, इसके पीछे एक अपनी फिलॉसफी है. जो सी की अपनी फिलॉसफी है कि इट गिव्स यू मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी जस्ट शॉर्ट ऑफ कि जहाँ पर जाकर बिल्कुल ही सिस्टम ख़राब हो रहा हो. सी की फिलॉसफी है कि आपको ये बनी ही इसलिए थी कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करे. अदरवाइज देर आर अदर लैंग्वेजेस जो कि आपको बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं. उनकी एरेज भी सेफ हैं कोट एंड कोट, विच मीन्स कि उस पर बाउंड चेकिंग भी लगी हुई है, नेगेटिव नंबर एक्सेस के ऊपर भी उसके ऊपर जो है वो चेक्स लगे हुए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑल राइट जी, लेट्स मूव ऑन. सो इस किस्म की प्रॉब्लम्स को हम जनरली बफर ओवरफ्लो प्रॉब्लम्स कहते हैं कि जितना आपको स्पेस मिला था आप उससे आगे चले गए. ठीक है. सो व्हेन एक्सीडिंग द मेमोरी साइज एलोकेटेड फॉर एन एरे, दिस इज नोन एज टिपिकली नोन एज अ बफर ओवरफ्लो. ठीक है. इसका बड़ा मसला क्या है? दिस इज द नंबर 1 टेक्निकल कॉज ऑफ सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज. ये बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि जहां पर एक प्रोग्राम जानबूझकर या गलती से, आप नए प्रोग्रामर हैं, सी नहीं आती आपको, आपने लिख दिया ऐसा प्रोग्राम कि जो लेंथ वो जो है वो लेस देन के बजाय आए लेस देन 10 के बजाय आए लेस देन इक्वल टू 10 कर रहा है. 10 इज द साइज ऑफ द एरे. तो ये एक आगे जाके उसको एक्सेस कर रहा है. तो गलती से आपसे हो गया, या आपने लूप लिखा वो निकल गया आगे, या आपका स्टैक आपने लिखा और वो रनअवे स्टैक बन गया समहाउ, और वो आगे जाकर आपकी रिकर्सिव कॉल जाना शुरू हो गई. सो यू रोट अ रिकर्सिव फंक्शन एंड इट क्रिएटेड अ रनअवे स्टैक सिचुएशन, विच मीन्स कि आपकी रिकर्जन खत्म नहीं हो रही या बहुत देर तक चल रही है अनइंटेंडेडली, और वो किसी एरे को एक्सेस कर रही थी. लेट्स से फंक्शन था जो रिकर्सिव था, और वो एरे आउट ऑफ बाउंड्स हो गया. तो ये सारा कुछ होना मुमकिन है. ठीक है. तो ये वाली बात खैर आप अब होपफुली आपकी समझ में आ गई है. ठीक है. तो
और जो इसकी फॉर्म हमने देखी है वो देखिए कि अनचेक लेंथ्स होती हैं और आपकी जो इनपुट्स हैं वो कहीं पर भी जा सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ अब हम एक ख़ास केस देखना शुरू करेंगे जहाँ पे हमारी कैरेक्टर एरेज जो स्टैक पर डिफाइन हुई हुई होंगी उनको हम यूज़ करेंगे फॉर स्टैक स्मैशिंग। स्टैक स्मैशिंग मीन्स कि अब हम अपनी एरे से, अभी तक तो बाहर निकले थे ना, अपने डबल को छेड़ा था, अब हम अपनी एरे से बाहर निकलेंगे और हम स्टैक को छेड़ेंगे। एंड दैट्स वेयर कहते हैं ना ऑल हेल ब्रेक्स लूज। तो वहां जाकर फिर अब सब कुछ होना शुरू हो जाएगा एंड लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस। All right, so I'll give you a few seconds, maybe just pause this video. Look at this code. ये कोड हमारे यूनिक्स के फंक्शन गेट एस का है और इसका काम सिर्फ ये है कि ये जो यूज़र इनपुट प्रोवाइड कर रहा है उस इनपुट को रीड करता है और उसको एक बफर में स्टोर कर देता है। सो यू आपने इसको एक बफर डिफाइन करके भेजा हुआ है और वो उस बफर के अंदर आने वाली इनपुट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रख देता है। सो दिस इज गेट एस। दिस इज बाय द वे इज नोन टू बी एन अनसेफ फंक्शन। इस पे आपको एरर्स और वार्निंग्स भी आती हैं कंपाइल करते हुए कि दिस इज अनसेफ, बट एनी हाउ दिस इज नॉट दी ओनली वन। ये एक वनरेबिलिटी थी जो इनिशियली थी और बाद में इसके बाद और भी ये वनरेबिलिटीज मिलते जुलते फंक्शंस में, सो स्ट्रिंग कॉपी एंड स्ट्रिंग concatenate and scanf and fscanf and scanf, इन सब के अंदर ये वनरेबिलिटीज हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। लेकिन हम सिर्फ उनमें से एक सिंपलेस्ट वाली वनरेबिलिटी को देख रहे हैं जो कि गेटएस में थी, जो कि अब काफ़ी हद तक इसको रिमूव किया जा चुका है। बट नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो गेटएस का फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करता है और एक सिंगल कैरेक्टर इसने मेमोरी से पकड़ा है, इसने एक इंटीजर के अंदर उसको रख दिया और एक कैरेक्टर पॉइंटर इसने बना दिया है इस डेस्ट की तरफ का। डेस्ट वो बफर है जो इसको भेजा गया है। सो डेस्ट इज योर बफर। सो डेस्ट इज द बफर जिसके अंदर आपने जो है ना वो अपनी आउटपुट को रिटर्न करना है। तो वो इस कैरेक्टर पॉइंटर पी की मदद से करेगा। सो दिस इज बेसिकली एन एरे जिसके अंदर जो इनपुट पे आने वाले कैरेक्टर्स हैं उनको वो रखता जाएगा और इसकी तरफ आपका डेस्ट जो है वो पी जो है वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो पी को आपने पॉइंटर पी को इसकी तरफ पॉइंट करवा दिया। ठीक हो गया जनाब। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये कह रहा है कि जब तक हमारा कैरेक्टर वो एंड ऑफ फाइल ना बन जाए, यानी इनपुट स्ट्रीम बंद हो गई है या न्यू लाइन कैरेक्टर ना आ जाए। सो जैसे ही नई लाइन आती है आप रिटर्न कर दें जो कुछ उस लाइन में लिखा है, वो पूरे का पूरा इस बफर में रख कर रिटर्न कर दो। यानी यूजर ने जहाँ एंटर दबा दिया वहां तक की सारी चीज़ भेज दो, या जहाँ पे उसने बंद कर दिया, उसने इनपुट देना बंद कर दिया, वहां तक इसको रीड कर लो। सो इट्स गोइंग टू डू ये इसने बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट किया हुआ है यहाँ पर, मीनिंग के पहले इस पी वाली जगह पर इस सी को रखेगा, जो भी उसने कैरेक्टर आपको लेट से बाहर से उसने ए लिख कर दिया या 1 लिख कर दिया, वट वो चीज़ आपने यहाँ रख दी एंड देन अपने पी को आपने इंक्रीमेंट करके यहाँ ले गए और उसके बाद आपने जो है वो सी में दोबारा से गेट कैर किया। पहली दफ़ा आपने यहाँ किया था और अब इस लूप के अंदर आप इसको बार बार कर रहे हैं। सो यू गेट द नेक्स्ट कैरेक्टर एंड यू चेक के इनमें से कोई कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई। यू कीप डूइंग दैट वंस यू आर डन। सो लेट्स से यूज़र आपको ABC लिख कर भेज रहा था एंड देन यहाँ पर आकर उसने एंटर दबा दिया, तो अब क्या होगा कि आखिर में जिस जगह पी पहुँच चुका है अपने पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद, इस लोकेशन के ऊपर अब ये बैक स्लैश 0 मीनिंग के एंड ऑफ जो स्ट्रिंग का मार्कर है वो रखेगा, डिलिमिटर रखेगा एंड देन वो रिटर्न कर देगा डेस्ट को, यानी जो इसने जो भी उस बफर को जो फिल किया है ये उसको यहाँ पर रिटर्न भी कर रहा है। नाउ कैन यू गेस what this naive looking function can do which can seriously harm things? एज्यूम कीजिए कि आपका जो ये बफर है ये बन रहा है स्टैक के ऊपर। ठीक है, और अब हम देखते हैं कैसे। लुक एट दिस कोड। दिस इज अ स्मॉल कोड फॉर echo लाइन। जो भी लाइन में लिखूंगा और एंटर करूंगा वो लाइन ये echo करके स्क्रीन पे दिखा देगा। सो जो कुछ मैं इनपुट में लिखूंगा वही मुझे चीज़ ये आउटपुट में प्रोग्राम भेज देगा। वेरी सिंपल प्रोग्राम। और ये सबसे पहले क्या कर रहा है echo, ये एक कैरेक्टर स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा है 4 साइज की, जिसके अंदर आप 3 चीज़ें रख सकते हैं लीगली। ऑब्वियसली हम यहाँ ये कह रहे हैं इट्स टू स्मॉल, लेकिन देन व्हाट इज इवन स्मॉल मीन? हमें क्या पता कि यूज़र जो है वो कितनी इनपुट देगा, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई तो नहीं हो रहा। तो या तो स्पेसिफाई करें कि इनपुट मैक्सिमम साइज कुड बी 10 और इनपुट साइज कुड बी 100 और इनपुट साइज कुड बी 1000। अगर नहीं स्पेसिफाई हो रहा तो फिर तो एनी नंबर कुड बी अ स्मॉल नंबर, बट 4 डेफिनेटली इज अ वेरी स्मॉल नंबर। अब तो यूज़र 4 से ऊपर कोई भी साइज देगा तो ये आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा। एंड देन राइट आफ्टर दिस यू कॉल द गेट एस। सो आपने बफर डिफाइन किया, इस बफर को भेज दिया गेट एस को। गेट एस अभी जो आप कोड देख कर आए हैं उसके थ्रू इसको फिल करेगा और उसके बाद पुट एस यूज करेगा इसको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करने के लिए। सो इन योर कॉल echo function, all you do is you just call this echo and this whole thing happens. So now let's see कि क्या होता है।
सो हमने किया ये कि हमने जाकर इसको चलाया। बाय द वे ये भी कोड अवेलेबल है, यू कैन जस्ट प्ले विद इट। आप डिपेंडिंग ऑन योर वर्जन ऑफ लिनक्स हो सकता है कि उसके अंदर आपको स्टैक स्मैशिंग पकड़ने का कोड ऑलरेडी मौजूद हो और वो उसको पकड़ ले, लेकिन ये है कि डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं आपको ये वाला एरर आ सकता है जो हमें आएगा। सो अभी हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर लेट से सबसे पहले 0 लिख के एंटर किया या A लिख के एंटर किया। ये स्ट्रिंग है ना जो हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी स्ट्रिंग मैंने टाइप की है। सो हमने कोई 4 लेंथ की स्ट्रिंग दी, 5 लेंथ की स्ट्रिंग दी, कोई एरर नहीं आ रहा। जो भी आप लिख रहे हैं वो उसको प्रिंट करता चला जा रहा है अप अनटिल कि मैंने 24 साइज की स्ट्रिंग इसको दे दी। वाई इज 24 इंपॉर्टेंट, अभी देखते हैं। हमने 24 साइज की एक स्ट्रिंग यहाँ डिफाइन की और उसके बाद एंटर प्रेस किया, इसने उसको प्रिंट कर दिया, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने 24 से ज़रा बड़े साइज की कोई स्ट्रिंग यहाँ पर भेजी, सो दिस इज द स्ट्रिंग साइज 25, साथ ही मुझे सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर आ गया, आपके प्रोग्राम ने कोई बदतमीजी की है। ये बेसिकली दैट्स व्हाट द एरर मींस। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझना पहली बात ज़रूरी है कि ये एरर जो आके शुरू में क्यों नहीं आया था, यानी ये 4 के फ़ौरन बाद ही क्यों नहीं आया। एंड यू कैन ऑलरेडी इंट्यूटिवली गेस कि जाहिर है उससे आगे स्पेस आपकी अपनी होगी तभी नहीं आ रहा, और तब आया जब आप अपनी स्पेस से बाहर निकलें। ठीक है, लेकिन अब ये देख लेते हैं कि ये एरर कब आ रहा है और कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी। Look at this. This is the disassembly of our program. ये echo जो अभी हमने लिखा था ये उसकी disassembly है। और आपको याद होगा उसके शुरू में आपने बफर डिफाइन किया है। जब आपने बफर डिफाइन किया है तो कंपाइलर ने जो उसका कोड लिखा है वो उसने कोड ये लिखा है कि आपका स्टैक फ्रेम बनाया है उसने, और वो स्टैक फ्रेम उसने हेक्साडेसिमल 18 साइज का बनाया है। सो अब इस मौके के ऊपर मैं इस पूरी डिस्कशन को बिल्कुल टच ही नहीं करना चाहूँगा जो उस मौके पे हो चुकी है कि उसने 24 साइज का, यानी हेक्साडेसिमल 18 इज 24 डेसिमल, उसने 24 साइज का क्यों स्टैक फ्रेम बनाया, वी डोंट केयर। उसने एक स्टैक फ्रेम बना दिया, ये स्टैक फ्रेम मेरा है, इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ। अगरचे मैंने मांगा उससे खाली 4 बाइट्स की जगह थी, उसने जो स्टैक फ्रेम मुझे दिया है वो 24 बाइट्स का दिया है। ठीक है, और वो स्टैक फ्रेम बनाने के बाद उसने उस स्टैक फ्रेम का एड्रेस रख दिया है, यानी जहाँ से वो शुरू हो रहा है वो उसने रख दिया DI के अंदर, यानी पैरामीटर में, एंड देन इट कॉल्ड द फंक्शन गेटएस, और फंक्शन गेटएस के बाद इट कॉल्ड द फंक्शन पुटएस, और पुटएस उसको प्रिंट आउट कर देता है। ठीक है जी। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस लाइन के अंदर मैं एको को कॉल कर रहा हूँ उससे अगली लाइन का जो एड्रेस है वो ये 4006 F6 है। ठीक है, तो यानी एको जब कॉल होना है तो वापस उसके बाद एको ख़त्म होने के बाद हमें वापस आना है इस लाइन के ऊपर। ठीक है जी, आप लोग सब मेरे साथ हैं, कोई मसला तो नहीं है। स्टैक फ्रेम बड़ा मिला है, सिर्फ यही एक नई बात है इस लाइन के अंदर, और विच इज़ ऑल्सो समथिंग जो हम इससे पहले से जानते हैं। बहुत सी रीजंस हो सकती हैं जिससे आपको स्टैक फ्रेम बड़ा असाइन हो रहा है। अच्छा जनाब, सो ये सूरत हाल है इस वक्त जो कुछ हमें मिला हुआ है, जिस तरह से हमारे पास ये मेमोरी हमें एक्सेस मिली हुई है। अब ज़रा देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये वो स्टैक फ्रेम है जो हमें मिला हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ पहली 4 बाइट्स के अंदर ये हमें अगेन हमने मेमोरी बनाई है ज़रा आसानी के लिए 4-4 बाइट करके। तो ये सारी एज्यूम कर लीजिए कि ये जो है ना, आई शुड प्रॉब्ली ड्रॉ अ बेटर लाइन हियर। सो ये सब जो है ना, ये इसमें ये लाइंस लगी हुई हैं, राइट। सो बेसिकली आपको ये जो ऊपर की सारी मेमोरी 20 बाइट की मिली हुई है, ये मेमोरी यहाँ पर आपके पास शो हो रही है, एंड सो ऑन। और ये वो है जिसको आपने एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, ये आपका एक्चुअल बफर है जो नीचे आपको शो हो रहा है। ठीक है, और इससे ऊपर रिटर्न एड्रेस पुश हुआ हुआ है, यानी ये वो रिटर्न एड्रेस है जहाँ पे आपने वापस जाना है, वो जो अभी आप देख कर आए हैं एको के बाद जहाँ वापस जाना है, और उसके बाद जो है वो कॉल एको का स्टैक फ्रेम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्टैक को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। सो दिस इज बेसिकली द कोड जो अभी हम देख कर आए हैं। गेटएस जब कॉल होता है तो हम इस स्टेट में होते हैं कि हमारे पास ये स्टैक फ्रेम बना हुआ है और इसके ऊपर ये रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है। एंड नाउ लेट्स सी, और ये बाय द वे ये यहाँ पर हमने डेसिमल में लिखा हुआ है, ये इसका असेंबली लैंग्वेज का कोड है जिस पर गेटएस कॉल हुआ है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स। अच्छा जनाब, ये देखिए जनाब, ये वो सिचुएशन है जब एक्चुअली आपका फंक्शन कॉल हुआ है और आपके रिटर्न एड्रेस के अंदर, सो दिस इज योर रिटर्न एड्रेस, दिस इज योर रिटर्न एड्रेस, जिसके अंदर आपके पास ये अगली लाइन का एड्रेस पड़ा हुआ है। और ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि ये किस फॉर्मेट के अंदर पड़ा हुआ होता है। सो ये उस फॉर्मेट के अंदर आपके पास रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, सो 004006 F6 ये आपका रिटर्न एड्रेस है जो यहाँ पड़ा हुआ है। ये आपका वो एरिया है जो आपके स्टैक फ्रेम है फॉर द एको फंक्शन। ठीक है जनाब, नाउ लेट्स सी कि हम ऑलराइट जी, सो नाउ लेट्स लुक एट दैट कंप्लीट एग्जांपल एंड सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो स्ट्रिंग इनपुट दी है उसका साइज 23 बाइट्स है। ठीक है, सो 0 1 2 से 9 तक ये 10, और फिर ये 9 तक 10 20, और ये 23 बाइट्स की आपने इनपुट दी है। आपका जो
बफर को एक्चुअल जगह मिली हुई थी वो 4 बाइट्स मिली हुई थी, बफ 4 को जो मिली हुई थी वो 4 बाइट्स मिली हुई थी, एंड दिस इज द ASCII कोड फॉर 0 and 1 and 2 and 3, एंड यू कैन सी कि जी यहाँ तक 9 आया है, एंड देन दिस इज 0 and 1 and 2 and 3, एंड दिस इज यहाँ पे 9 आया है, एंड देन 0 1 2। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी इनपुट आ गई यहाँ पे। आपका जो एक्चुअली बफर ओवरफ्लो हो गया था वो इस टाइम के ऊपर हो चुका था। जो बफर ओवरफ्लो अकर्ड हियर, जैसे ही आप यहाँ से आप इवन अगर आपने ये फुल कर दिया था ना तो बफर ओवरफ्लो हो गया था, क्योंकि 0 0 सूरत में उसने यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो उसमें भी बफर ओवरफ्लो हो जाना था। अगर आपने 4 साइज की इनपुट भी आप ले लेते तो बफर ओवरफ्लो हो जाना था, क्योंकि 3 साइज की आखिरी लीगल इनपुट थी जो अपने बफर में रहते हुए 4 साइज के आप यूज कर सकते थे। खैर, सिस्टम ने आपको इस मौके पर ये यानी सिस्टम तो खैर आपको किसी भी चीज़ से नहीं रोक रहा, वो भी हम देखते हैं कि सेगमेंटेशन फॉल्ट आया क्यों है, लेकिन यहाँ तक कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है। अगर इवन हम यहाँ पर भी लिखते जाएं, दिस इज़ लाइक कि स्टैक फ्रेम मेरा है लेकिन वो बफर का एरिया नहीं है, लेकिन लिख तो मैं अपने स्टैक फ्रेम में ही रहा हूँ ना, तो लिहाजा मैंने अगर ये पूरा भर भी दिया है तो किसी को इससे कोई मसला हो नहीं रहा, यानी मेरा फंक्शन ख़राब हो सकता है। यूजुअली इससे किसी और को कोई मसला शायद होने के फौरी चांसेस नहीं है, अगरचे पिछले वाले वो डबल के एग्जांपल में आप देख के आए कि हो सकता था। बट आई वेंट आउटसाइड माई बफर एंड हियर इन दिस एरिया दिस इज ऑल ऑफ द एरिया जो कि मेरा ही था, मेरा ही स्टैक फ्रेम था। और जब मैंने 23 साइज की इनपुट दी है, सो दिस इज परफेक्टली लेजिटिमेट इन द सेंस कि मैं अपने स्टैक फ्रेम में हूं, क्योंकि 23 तक यहाँ हुई है और उसके बाद ये 24th लोकेशन के ऊपर इसने जो है वो रख दिया है 0 0 को। ठीक है, यहाँ तक मैं अपने एरिया के अंदर हूँ, कोई मसला नहीं है। रिटर्न एड्रेस बिल्कुल उसी तरह से प्रिस्टीन पड़ा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सो वी डिड cause a buffer overflow, but it did not corrupt the state of the program. That's the conclusion up until this point. ठीक है, I hope कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है और I hope आप मेरे साथ साथ हैं। ठीक है, अब ज़रा अपने आप से पूछिए कि अगर मैं इसकी जगह 24 साइज की, तो बजाय इसके 23 की जगह मैं 24 या 25 साइज की इनपुट दूं तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 25 साइज की 24 साइज की इनपुट देकर देखता हूँ अभी हमने, और उसके बाद फिर 25 साइज की इनपुट देकर देखता हूँ। ठीक है, अभी तक हमारी जो है वो ये 23 साइज की हमने यहाँ पर इनपुट दी। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम जो इसको इनपुट दे रहे हैं वो हम कितनी बड़ी दे रहे हैं। सो 0 से लेकर 9 तक 10, 0 से लेकर 9 तक 10 और 0 से लेकर 4 तक 5। सो ये 25 साइज की हम इसको इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, इसने ये सब कुछ फिल किया और उसके बाद उसने रिटर्न एड्रेस की 2 बाइट्स को ओवरराइट कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ 4006 F6 इट रोट हियर 0034। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट आया, इस केस में सेगमेंटेशन फॉल्ट आया, मेरा सवाल ये है क्यों आया। स्टैक के ऊपर लिखने से तो सेगमेंटेशन फॉल्ट कभी नहीं आता, स्टैक को तो कोई नहीं चेक कर रहा कि मैं अपने स्टैक फ्रेम से बाहर निकल रहा हूँ, ये कौन चेक कर रहा है। तो फिर ये सेगमेंटेशन फॉल्ट आ क्यों गया। पॉज करें, सोचें ज़रा इस बात के ऊपर। अब तो आप माहिर सिस्टम लेवल के प्रोग्रामर्स हैं, सो अपने आप से पूछें ये सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आ रहा है। और बाय द वे ज़रूरी नहीं है कि आपको भी आएगा, आप जब इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो हो सकता है ना आए। यहाँ पर क्यों आया, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस। द पॉसिबल रीजन इज स्केरी। द पॉसिबल रीजन इज सेगमेंटेशन फॉल्ट उस वक्त नहीं आया जब आप अपने एरिया से बाहर निकलें, इस वक्त नहीं आया है, और ये भी हम प्रूव करते हैं। सेगमेंटेशन फॉल्ट उस वक्त आया है जब आईपी यानी RIP के अंदर ये वैल्यू गई है, यानी जब रेट कॉल हुआ है, एको का रेट कॉल हुआ, उसने आईपी के अंदर ये वैल्यू रखी और आईपी ने जिस जगह ये पॉइंट कर रही थी, यानी 40034 का जो एड्रेस था 00400034, उसने उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, उस वक्त जाकर सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है, उस एग्जीक्यूशन के वक्त, ना कि उस वक्त जब आपने जाकर इस एड्रेस को ओवरराइट किया। सो ये चीज़ अपने जहन में क्लियर कर लें कि सेगमेंटेशन फॉल्ट कब आया है। नाउ लेट्स सी कि ये हम कैसे हैं, इस बात का हमारे पास सबूत क्या है। ऑलराइट जी, सो हियर वी सी द सिनेरियो वेयर वी रोट एन एग्जैक्टली 24 बाइट स्ट्रिंग हियर, सो 0 to 9 and 4। ठीक है, तो 24 पूरे 24 साइज की, मीनिंग कि इसने हमारा स्टैक फ्रेम फिल किया और फिर जो आखिरी एंड ऑफ स्ट्रिंग डिलिमिटर लगना था वो यहाँ पर लग गया। सो आपने करप्ट तो कर दिया, आप अपने एरिया से तो बाहर चले गए, कोई सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आया। जब इसके ऊपर IP रिटर्न हुआ, इत्तेफाक से दिस एड्रेस लाइड विद इन लीगल जोन्स। सो ये एड्रेस क्योंकि बहुत करीब करीब है इस ओरिजिनल एड्रेस से, तो मोस्ट प्रॉब्ली इससे पीछे का एड्रेस है ये, मोस्ट प्रॉब्ली क्या हम वी नो कि ये इससे पीछे का एड्रेस है, ये F6 है और ये 00 है, तो ये आप ही के एग्जीक्यूटिबल जोन के अंदर किसी और जगह चला गया और वहां पर इसने चलाना शुरू कर दिया। देयर इज नो सेगमेंटेशन फॉल्ट, इट एक्चुअली प्रिंटेड आउट द स्ट्रिंग।
ये वो बिहेवियर है जो कि अनप्रिडिक्टेबल था। हम नहीं कह सकते कि इस करप्शन के नतीजे में इसने लीगल पे जंप करना है या इलीगल पे करना है। आपको याद है मैंने एक दफ़ा कहा था कि आपका आईपी तो एक ब्लाइंड स्टिक है एंड योर कंप्यूटर इज़ लाइक अ ब्लाइंड पर्सन। वो स्टिक जहाँ पर रखी जाएगी वो वहाँ पर जाकर चलना शुरू कर देगा। इट कैन नॉट सी एनीथिंग ahead of or before the stick. Wherever the stick points is where you need to go. Similarly यहाँ पे wherever IP points the computer needs to execute. ठीक है, तो अब आप इस सब कुछ को मिलाकर अगर अपने जहन में समझें तो there is a big vulnerability which can happen at this point. और अब हम उस vulnerability को देखते हैं कि ये सब कुछ जो यहाँ पर हुआ है, मीनिंग कि रिटर्न एड्रेस ख़राब करने से कोई एरर नहीं आता, अपने बफर के एरिया से बाहर निकलने से कोई एरर नहीं आता, अपने स्टैक फ्रेम में राइट करने से कोई एरर नहीं आता, स्टैक की और जगहों पर राइट करने से कोई एरर नहीं आता. सो नाउ यू कैन डू इंटरेस्टिंग स्टफ विद दिस सेम आइडियोलॉजी जो आपने यहाँ पर सीखी है. देखिए, मैं अगर आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं बिफोर सॉल्विंग इट फॉर यू, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते थे. आपका स्टैक फ्रेम था ना, कुछ भी लिख सकते थे, और यहाँ पर आप कोई भी रिटर्न एड्रेस दे सकते थे. ठीक हो गया, बात समझ में आ गई. और आपको इस सब जगहों के एड्रेसेस भी मालूम है. व्हाट इफ कि आप यहां पर एक ऐसा एड्रेस लिखें जो यहां पॉइंट कर रहा हो, और आप यहां पर इस किस्म की चीजें लिखें जो कि मशीन कोड्स हों इंस्ट्रक्शंस के. So you will make the IP jump here, and because the addresses are going from smaller to higher here, so IP इसको execute करेगा, इसको execute करेगा, इसको execute करेगा, इसको execute करेगा, and so on. It will start executing from here. So this essentially opens up a pathway for you to write your own code. So this is where you wrote your own code snippet, and then write the address of that code snippet and make the system execute your code. How amazing is that? So obviously इसके अंदर अभी ये काम इंटेलिजेंटली करने का है, as you'll do in your assignment. लेकिन you see now कि there is a clear vulnerability here. ठीक है जनाब, ये अब हम उसी चीज़ को ज़रा और तफसील से इन्होंने स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है. मैं बस क्विकली गुजर जाता हूँ, हम ऑलरेडी ये चीज़ें सब देख चुके हैं. तो यू कैन सी हियर कि जो आपका असल में इसेंशली यहाँ हो रहा था वो ये है कि यू रिटर्निंग टू एन अनरिलेटेड कोड, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो गई. जब ये इस 00 के एड्रेस पे गया होगा, ये बेसिकली ये वो 00 का एड्रेस है, दिस इज़ द कोड फॉर दैट एड्रेस. तो इसने काफ़ी सारे काम किए, लेकिन उनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं था जो आपके कोड को ख़राब करता. तो ये सब कुछ चलने के बाद ये आया. तो इसमें जो आपको सेगमेंटेशन एरर नहीं आया ना, वो इस वजह से नहीं आया, जैसे मैंने कहा था सिस्टम डिपेंडेंट, कि इस एड्रेस के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई थी वो आपके सिस्टम को ख़राब नहीं कर रही थी, एंड इवेंचुअली इट वेंट बैक टू मेन इत्तेफाक से. ठीक है ना. तो अब ये समझ लें कि मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया है कि आपने किसी ने आपसे एड्रेस पूछा है कि जी मैंने फलां जगह जाना है, उसने आपको कहा था डिफेंस का एड्रेस पूछ रहा था, आपने उसको भेज दिया ठोकर. अब वो ठोकर चला गया, इत्तेफाक से वो कहीं से पूछता पाछता वापस आपके पास आ गया. सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड हियर. ठीक है, अगर आप उसको किसी ऐसी जगह भेज देते जहां से वो वापस ना आ सकता, तो दैट वाज एंटायरली पॉसिबल. दैट वुड हैव बीन द सेगमेंटेशन फॉल्ट. यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आया. ठीक है, ये वही बात है जो पिछली स्लाइड में हम देख कर आए हैं, सिर्फ उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है. And this is the code injection attack that I was telling you about. So that's the formal name, or like name तो आप बहुत jargon सुनेंगे यहाँ पर, अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, बहुत सी चीज़ों के नाम हैं. So this is known as a code injection attack. And what happens here is, जो कि अभी हम देख कर आए हैं, कि आप अपने स्टैक फ्रेम के अंदर जाकर ऐसा कोड लिख देते हैं, यानी उसकी मशीन लैंग्वेज लिख देते हैं जो कोड आप इंजेक्ट करना चाह रहे थे. So you injected your code here, and then पहले मैं आपको समझा दूं यहाँ हो क्या रहा है. सो देयर इज अ फंक्शन p विच इज कॉलिंग अ फंक्शन q, और उसके बाद उसने रिटर्न करना है यहाँ पर. ठीक है, तो जो रिटर्न एड्रेस है इसने वो यहाँ पर रख दिया है जिस जगह पर उसने वापस जाना है, और उसके बाद फिर ये इस फंक्शन q के अंदर आएगा और ये कैरेक्टर बफर बनाएगा 64 बिट का. जब ये बनाएगा तो इसको स्टैक फ्रेम मिलेगा, और ये गेट एस इसके बाद यूज़ कर रहा है, एंड देन उसके बाद ये रिटर्न कर रहा है. ये गेट एस में आपको मौका मिला है अपनी गेम खेलने का. सो गेट एस के अंदर आकर आपने क्योंकि आपको जो बफर मिला हुआ था वो स्टैक फ्रेम में था, आपने स्टैक फ्रेम में आए, यहाँ आकर अपना कोड इंजेक्ट किया. कोड इंजेक्ट करने के बाद जो आपका रिटर्न एड्रेस था, वो रिटर्न एड्रेस आपने ए पड़ा हुआ था ना, यहाँ पे ओरिजिनली ए पड़ा हुआ था, ये वाला रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ था. आपने उसको मॉडिफाई किया, और आपने उसको मॉडिफाई करके चेंज कर दिया टू बी, एंड बी इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ दिस लाइन.
ये आपने किया है। सो अपना कोड डाला, अपना कोड डालने के बाद इस एड्रेस को पकड़ के रिटर्न एड्रेस में रखा, और उसके बाद आपने सिंपली अब गेटएस को अपना काम करने दिया। गेटएस ने अपना काम मुकम्मल किया और वो करने के बाद उसने रिटर्न किया। जैसे ही उसने रिटर्न किया, साथ ही आपका ये वाला जो आपका आईपी है वो यहाँ पहुँच गया, एंड इट स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग योर malicious कोड जो आपने यहाँ पर रखा था। सो दिस इज हाउ अ कोड इंजेक्शन अटैक अकर्स। ठीक है, और ये चीज़ें हम अब देख चुके हैं कि दी इनपुट स्ट्रिंग जो आप बाहर से यूज़र दे रहा था, यानी अब ये भी नोट करें सिर्फ कि आप इस प्रोग्राम को अभी तक खुद एज ए यूज़र चला रहे थे। यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड यू आर गिविंग दिस स्ट्रिंग एज एन इनपुट, और आपने उस इनपुट के तौर पर ऐसी चीज़ दे दी है। सो लाइक फ्रॉम योर टर्मिनल यू वर एबल टू मेक दिस प्रोग्राम डू अ malicious थिंग। ऑब्वियसली वो जो चीज़ आप टाइप कर रहे होंगे उनमें से कुछ एक्चुअल एस्की कैरेक्टर्स होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो अब स्ट्रिंग जाहिर है आपको इनपुट पे कुछ भी देना वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, यू कैन पास एनीथिंग देयर। तो इसेंशली वो बाइट कोड होगा जो आपने अपने टर्मिनल से पास करना है, विच ऑब्वियसली यू कैन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक प्रोग्राम चलाकर उसको कुछ भी भेजना मसला नहीं। And then you override the address A with the address of your own buffer B, and then when Q executes return, it will jump to the exploit code which will run। और ये exploit code फिर उसके बाद कुछ भी कर सकता है। ये तो फिर अब जाकर एक पूरा का पूरा कोड नया लिख सकता है, या ये किसी और जगह पर जंप करा सकता है, या यही कोड वो हो सकता है जो आपकी हार्ड ड्राइव को इरेज कर दे, वॉट एवर। ठीक है, so now you have seen an actual code that does something malicious। सो ये जो बफर ओवरफ्लो बग्स हैं, इनको ये इवन अलाउ कर सकते हैं रिमोट मशीन्स टू एग्जीक्यूट आर्बिट्ररी कोड ऑन अ विक्टिम मशीन। ये वो बात है जहाँ से मैंने आज का लेक्चर शुरू किया था कि ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बी एबल टू in order to be able to do something bad on a computer is that you need to gain access enough कि आपका कोड वहाँ चल सके, on the victim machine आपका कोड चल सके। कोड चला लिया बस, फिर हो गया गेम पूरा, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। इतनी अगर एक्सेस मिल गई तो देन यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो बट दिस इज डिस्ट्रेसिंगली कॉमन इन रियल प्रोग्राम्स। दूसरी बात ये भी है कि प्रोग्रामर्स जो हैं, एक तो वो भी गलतियां करते रहते हैं, वो इस तरह की वल्नरेबिलिटीज छोड़ते रहते हैं अपने कोड में। अब रिसेंटली जाहिर है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हमारी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, लेकिन स्टिल दिस कीप्स हैपनिंग। वॉर्म्स और बग्स ख़त्म तो नहीं हो गए ना। तो यानी ताले भी दुनिया में रहेंगे और ताले तोड़ने के तरीके भी रहेंगे, ताले भी बेहतर होते रहेंगे, तोड़ने वाले भी बेहतर होते रहेंगे। सो दैट्स ऑलवेज गोइंग टू कंटिन्यू। जो इसकी एग्जांपल में 1988 में जो एक इंटरनेट वॉर्म आया था, जब बिल्कुल शुरू शुरू के इंटरनेट के डेज थे, और उस वक्त ऐसी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी और बहुत थोड़ी मशीन्स थी जो इंटरनेट पे कनेक्टेड थी, तो दिस एक्चुअली ब्रॉट डाउन मोस्ट ऑफ द इंटरनेट। और उस वक्त जो है वो दिस वाज अ रियल बिग प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट। कुछ जगहों ने लाइक CMU इटसेल्फ दे हैड पैच्ड देयर कंप्यूटर्स, और उन्होंने ये चीज़ नहीं होने दी थी, वो इस अटैक में नहीं इफेक्ट हुए थे, विक्टिमाइज नहीं हुए थे इसमें। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंटरनेट वाज ब्रॉट डाउन बाय दिस इंटरनेट वॉर्म। तो हम जो आपकी एक असाइनमेंट है उसमें भी कुछ तरीके देखेंगे कि किस तरह से आप ये वाले काम कर सकते हैं, आपके हाथ से सब कुछ गुजरे ताकि आप कल को इसको रोकने के काबिल बन सकें। ठीक है, ये इंटरनेट वॉर्म की थोड़ी सी डिटेल्स हैं, इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिस तरह आपके पास एक समझे एक सर्वर को पिंग करने का अंदाज होता है ना, तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन थी, एक फिंगर इंस्ट्रक्शन विच इज़ लाइक यू पिंगिंग द सर्वर। सो बेसिकली यहाँ पर आप इस पिंग के कोड के अंदर आप एक्सप्लॉइट कोड भेज सकते थे और न्यू रिटर्न एड्रेस भेज सकते थे, एंड दैट्स व्हाट वाज एक्सप्लॉइटेड। एंड वंस ऑन अ मशीन इट स्कैन फॉर अदर मशीन्स टू अटैक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So it invaded around 6,000 computers in within hours. So that was 10% of all of the internet at that point. So internet was pretty small back then, obviously. और अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो Communications of the ACM, कैकम जो है, it's a famous and a very prestigious magazine. So आप कैकम का 1989 के आर्टिकल्स के अंदर इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ हुआ था। खैर वो बंदा उसको जो यंग ऑथर था इसका, they were prosecuted, और and then at Carnegie Mellon in the Software Engineering Institute CERT was formed. So this is in the emergency response team, computer emergency response team, ये उस वक्त क्रिएट की गई थी। और अभी भी ये प्रेस्टिजियस एक इदारा है विद इन CMU, जिनको ट्रेन किया जाता है, जो इसमें काम करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिकली दे डू लाइव हैकिंग, दे डू दीज थिंग्स, they learn to attack other computers, and that also gives them enough practice कि अब वो उन attacks को रोक भी सकते हैं। So if you really want to understand these things, if you really want to be really good at it, कि आप इस सब कुछ को रोक सकें और vulnerable programs को की vulnerability को कम कर सकें, then you really need to actually do it.
आप सबसे पहले ताला तोड़ने से शुरू करेंगे। बाय द वे, आज के लेक्चर के अंदर अगर आपने अपने सामने आईना रखा हुआ हो तो शायद आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि आज तक के लेक्चर्स जिसमें मैं बड़ी मेहनत से आपको पता नहीं क्या क्या असेंबली और कंप्यूटर और प्रोसेसर पढ़ाता था, शायद आपके चेहरों पे उतनी खुशी और तमानियत नहीं होती होगी जितनी आज थी जब मैं आपको वायरस और वॉर्म्स पढ़ा रहा था। एंड दैट्स ट्रू। मैं ताला बनाने के अंदर आपको जो है वो 100 लेक्चर पढ़ा दूंगा, आप इतने खुश नहीं होंगे। ताला तोड़ने का पहला लेक्चर आएगा और लाइक द होल क्लास विल हडल अराउंड टू सी कि जी बताएं जी कैसे तोड़ते हैं। सो दिस इज फन इन इट्स ओन वे, as long as at the end of it you have a good intent and you want to do good out of it, because obviously ये चीज़ें सीखने के बाद there is an equal, it gives you potential, and when you have potential could be used in either a positive or a negative way, and we sincerely hope in teaching you these things that you can use these in a positive way.